सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब रहबर तालीम स्कीम लॉन्च की गई थी, मकसद उस वक्त सरकार का ये था कि जो गांव देहात में स्कूल बंद पड़े थे आतंकवाद की वजह से, उन स्कूलों को खोलना। 2003 में सरकार ने एक अटपटा सा ऑर्डर निकाला, एक लाइन में कहा कि स्कीम बंद हो गई, दूसरी लाइन में ये कहा कि अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितनी रिक्रूटमेंट होगी वो रहबर तालीम के ही पैटर्न पर होगी। और तब से लेकर आज तक रहबर तालीम में लगातार जो है अपॉइंटमेंट्स होती रही, स्कीम वाकई में बंद नहीं हुई। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है, हालांकि आप रहबर तालीम की जो फोरम है उसके वाइस चेयरमैन है, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये इस स्कीम के जो मकासद थे वो पूरे हुए? देखिए, जो आपने कहा स्कीम के बारे में, मैं जहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर रहबर तालीम स्कीम शुरू नहीं होती तो एजुकेशन सेक्टर आज तक ख़त्म हो गया होता, जब प्राइवेट ठेकेदारों में हाथों में चला गया होता। क्योंकि हम भी गांव में पढ़े हैं, देहाती इलाकों में पढ़े हैं। एक गांव में कहीं पहले एक स्कूल होता था, हाई स्कूल कहीं 15 गाँव को मिला के होता था, मिडिल स्कूल बड़ी मुश्किल से एक गाँव में मिलता था। ये स्कीम चली, एक रिक्रूटमेंट हुई, उसमें लोग लगे और गांव के ही लोग लगे और मात्र 1000 पे लगे, 1500 पे भी लगे। 30 दिनों का काम करने के बाद 1500 रुपया जवानी तो दे दी हमने, बेकार कर दी अपनी, फ्री में, मुफ्त में। हमने तो पैसे में लिए, हमने तो एक, मैं कहूँगा, सोशल समाज सेवा की है हमने 5 साल। और जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती गई, ये तो सरकारों ने आर्डर निकाले, चाहे जो एनसी थी, पीडीपी की थी, कांग्रेस की थी, जिस मर्जी की भी थी। अब अगर कोई एक आर्डर निकालेंगे कि भाई यहाँ पे नौकरी निकली है तो नेचुरली वहाँ क्वालिफाइड बच्चा, स्ट्रेंथ कितनी है बड़े इस समय 65,000 से ज़्यादा लोग हैं हारिटीज जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर है। 65,000 जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर है वो 41,000 लोग हैं इस समय। तो टोटल कितनी है ये मोर देन 65,000 है इस समय। मैं समझना चाहूँगा कि लोगों के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन है इस स्कीम को लेकर। रहबर तालीम स्कीम में जो लोग लगे और जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोग लगे, तनख्वाहें किसको कहाँ से मिलती हैं? देखिए, जो एसएसए के अंदर जो लोग लगे हैं, इनका शेयर पहले था 35% स्टेट देती थी, 65 देती थी सेंटर। फिर उसके बाद जब ये सरकार आई, जो सरकार आई पीडीपी और बीजेपी की, इन्होंने जानबूझ के इसको मुद्दा बनाया। ये शेयर बढ़ा भी सकते थे, जहां का जो 35 था इसको जो 45 कर सकते थे, और आस्ता इन्होंने जहां का शेयर 10% कर दिया और 90% कर दिया वहां का। और जो लोग जहां पे लगे हैं, जो वेकेंट पोस्ट्स पे लगे हैं, जैसे 2000 में लगे, उसके बाद थर्ड टीचर्स लगे नियर अबाउट 8000 वो लोग हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट ही सैलरी देती है। लेकिन जो एसएसए के अंदर जो लोग लगे, उनको जो सैलरी का शेयर जो था उनको 35% यहाँ से मिलता था, 65। हमारा मुतालबा जो था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एसएसए स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जहां आरईटी के पैटर्न पे हमें लगाया गया, हमें रेगुलेशन आर्डर दिए गए। ऑनरेबल कोर्ट भी मानती है कि हम 5 साल के बाद जनरल टीचर हैं, जो हमारे आर्डर सारे कहते हैं, हमारी सर्विस बुक्स भी बनी हुई है। हम यही कहते थे कि जो एसएसए स्कीम जो थी वो सियासी लोगों ने यहाँ खत्म कर दी, उसका तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया, वो तो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। तो बाकी स्टेट्स में वो चल रही है स्कीम। जहाँ पे जब हमें रेगुलाइज कर दिया तो फिर क्या परेशानी है इनको हमारी ट्रांसफर करने में, जब हम जनरल टीचर हैं? फिर क्या दिक्कत है? जैसे स्टेट हेड से हमें दे, स्टेट हेड से इनको सैलरी देनी चाहिए। इस सरकार ने आते ही हमारा जो नॉमेनक्लेचर था, हमें जो 5 साल के बाद जो हमें कहा था कि ये जनरल टीचर हैं, इन्होंने वो नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। इन्होंने कहा जी 5 साल के बाद जनरल टीचर नहीं है, ये 5 साल के बाद आरआरईटी है, यानी रेगुलाइज्ड रहबर तालीम टीचर। और जानबूझ के सियासी लोगों ने इनको अपने मुफाद के लिए इसको मुद्दा बनाया। हमारा तो सिंपल सी डिमांड थी कि अगर 5 साल के बाद ऑनरेबल कोर्ट भी कहती है कि हम जनरल टीचर हैं, 41,000 लोग जो एसएसए के अंदर लगे थे, तो हमारी एक ही मांग थी कि हमारी सैलरी जो है वो स्टेट हेड से निकाली जाए। जैसे ही हमने ये डिमांड शुरू की, पीडीपी और बीजेपी ने इसको सियासी मुद्दा बना दिया। इन्होंने कहा ये गलत तरीके से लगे हैं। वही मुफ्ती साहब थे 2000 में, जिन्होंने स्कीम इंप्लीमेंट की, जिन्होंने हमें रेगुलेशन आर्डर दिए थे, जिनके मंत्री वहाँ पे थे, उनकी बेटी जो मुख्यमंत्री रही ये भी वहीं पे थे। इन्होंने हमें कहा कि ये 5 साल के बाद जनरल टीचर है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्योंकि जो ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर है, उस ऑर्डर में क्लियर कट है, कैटेगोरिक है कि जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे रहबर तालीम के, तो 5 साल के बाद आप जनरल लाइन टीचर हो जाएंगे। तो उसके बाद वही कानून, वही ज़ाब्ते आप पर लागू होंगे जो बाकी जनरल लाइन टीचरों पर लागू होते हैं। लेकिन क्या आपका कहना ये है कि वो कानून आपके ऊपर लागू ही नहीं हुआ? आप जनरल लाइन टीचर बनने के बावजूद आपको रहबर तालीम के हेड से ही तनख्वाह मिलती रही और बाद में आपको और कन्फ्यूज़ करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के हेड से आपको तनख्वाह देते रहे? देखिए, मैंने कहा कि 5 साल पूरा करने के बाद, मैं भी एसएसए के अंदर हूँ, मेरे आर्डर पे लिखा है कि 5 साल पूरा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 years द रेगुलाइज्ड आरईटी विल बी कंसीडर एज जनरल टीचर। मेरे आर्डर पे लिखा है। जब मेरे आर्डर पे जनरल टीचर लिखा है, तो जो सरकार आई, इन्होंने इसको मुद्दा बनाया
इन्होंने मुद्दा बनाया कि ये जनलाइन टीचर नहीं है, ये RRET है। आपने एक मुलाजिम को लगा दिया, जा तो उसको लगाओ नहीं, उसको पढ़ने दो। आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं बेचारा और जाएगा, प्राइवेट में काम करेगा। आपने कहा कि 5 साल के बाद ये जनलाइन टीचर होंगे, 5 साल के बाद एज पर CSR रूल जो कहते हैं वो इनको होंगे। आपने वो सारे रूल दे दिए, जनलाइन टीचर भी बना दिया, उसके बाद रिवर्स गियर लगा दिया। फिर आप कहते हो नहीं जी स्कीम गलत इंप्लीमेंट हुई है। आपकी सरकार पहले भी रही, क्यों दी आपने? PDP की सरकार कोई पहली बार थोड़ी आई। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बाद में रिवर्स किया गया, जम्मू कश्मीर में PSC के ज़रिए जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें फॉर्म भरने के लिए भी एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। SSRB में भी यही है कि एक क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करेंगे तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। रहबर तालीम में आपके पास एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, और उसके बाद एक कमेटी है, विलेज लेवल कमेटी। वो विलेज लेवल कमेटी आपका नाम रिकमेंड करती है, जोनल लेवल पे वो आता है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बाद में आपका ऑर्डर निकालता है, जो इसका तरीका है। आपसे मैं अब ये समझना, क्या आपको लगता है कि सियासी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस तमाशे को जारी रखा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था? आप खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि एक जगह एक पोस्ट ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट का अगर उसके पास क्राइटेरिया वो फुलफ़िल नहीं करता तो वो बेकार बैठा हुआ है, और दूसरी जगह उसी का भाई रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया फुलफ़िल करे ना करे लेकिन अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको रिक्रूट किया जाता है। देखिए, जो 5 साल हमने दिए हैं, अगर कोई PSC के थ्रू या कोई SSRB के थ्रू जाता है, उसको जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी, वो एग्ज़ाम पास करेगा, उसको एक हेल्दी सैलरी मिलेगी। हमारा तो जो SSRB और PSC भी बड़ा है, हमने 1000 और 1500 पे नौकरी दी। ये तो बहुत बड़ा अपनी जवानी के, मुझे लगता है आप और हम उम्र ही होंगे, हमने अपनी जवानी के 5 साल, एक पेरेंट्स अगर हमें माँ बाप हमारे पढ़ाते हैं, जब हम 12th करते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी करते हैं, उनकी भी एक सोच होती है कि हमारा बच्चा एक हेल्दी सैलरी लाएगा और हमें भी पालेगा। तो RRETs को सैलरी मिली 1500 रुपया। 1500 के तो शूज़ भी नहीं आता आजकल जमाने में, 2000 में। और हमारे EGS सेंटर में जो लोग लगे उनको 1000 रुपया दिया, और उसके बावजूद मैं आपको बात बताऊं, हमारे लोगों ने गाँव के अंदर सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं किया। कोई भी सर्वे सरकार का आता था, सेंसस सर्वे, BLOs का काम आता था, कोई भी काम वो हमने किया। तो मुझे जो लगता है कि सियासी लोगों ने जो भी किया, उन्होंने तो तमाशा बनाया ही बनाया, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे लिए इन्होंने रखा था, जहाँ तो हमें हेल्दी सैलरी देते। 5 साल जो हमारे लिए, मैं समझता हूँ, जो इंटरव्यू से भी बड़ा है पीरियड हमारे लिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आज भी आप प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, आज भी आप धरने पे बैठे हुए हैं। पहला धरना आप लोगों ने दिया तो सरकार ने आपके 5 साल जो है आपकी सर्विस में ऐड कर दिए, उसके बाद फिर आप लोगों ने धरना दिया तो जो आपकी डिमांडें थी वो पूरी होती है। अब कौन सी डिमांड है जिसको लेकर आप सरकार के साथ? देखिए, अब हमारा मुतालबा जो है, हमने पिछले संघर्ष किया 2 महीने, कि 7th पे कमीशन का हमें बेनिफिट सारा दिया जाए, क्योंकि हमें 6th पे कमीशन के बेनिफिट सारे मिले हैं। हमारी सर्विस बुक्स बनी हुई हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन अनाउंस करते हैं, हमें परमिशन डिपार्टमेंट देता है। अब 7th पे कमीशन को लेके जो हमारे गवर्नर महोदय साहब ने, इन्होंने कहा था कि सितंबर से हम आपकी सैलरी देंगे। अभी तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीने हो गए हैं। हमने इलेक्शन ड्यूटीज़ भी दी, पंचायत की, म्यूनसिपल भी, और क्या इनको नहीं लगता कि इनको सैलरी मिलनी चाहिए? हमारी एक ही मांग है कि आप हमारी सैलरी जो है, जो 5 महीने की हमारी सैलरी बनती है एज पर 7th पे कमीशन, जो आपकी कमिटमेंट ऑलरेडी है गवर्नर महोदय साहब की, वो हमारी सैलरी आप जल्दी से जल्दी दी। और आज हमारी सिर्फ एक मीटिंग है, हमने जनरल जलास, आज जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रोविंशियल और जो हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमने आज बुलाए हैं। आज हम सजेशंस लेके एक फैसला लेंगे कि हमें आगे कैसे चलना है। लेकिन इन्होंने जो जानबूझ के एक और मसला बनाया कि जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उनको इस ऑर्डर से बाहर रखा। जब आपने ये स्कीम RRET चलाई, आपने क्राइटेरिया उस समय हमें रखना था, आपने क्यों 12th रखा उस समय? अगर आप BA क्राइटेरिया रखते, BA B.Ed रखना था, BA M.Ed रखना था, 12th वाले भरते नहीं फार्म, आपने क्यों रखा? आपसे अभी समझना चाहूँगा, एक और चीज़ आप के माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि क्या आपको नहीं लगता कि सरकार में जब बाबू बदलते हैं और सरकार के जब तंत्र बदलता है, तंत्र के बदलते ही सरकार की सोच बदलती है? यानी एक सरकार का बाबू ये समझता था कि 12वीं क्लास का पास जो है वो टीचर लगना चाहिए। 2000 की दहाई में ठीक भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता लोगों की कमी थी। आज आपसे ये समझना चाहूँगा कि दूसरा सरकारी बाबू ये समझता है कि RRET के तहत जो लोग लगे, जो ग्रेजुएट हैं, उनको तो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, जो 12वीं है उनको नहीं मिलने चाहिए। जबकि हकीकत ये है, ना ग्रेजुएट और ना ही 12वीं ने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में किसी इम्तिहान को फेस नहीं किया है। दोनों एक ही प्रोसेस से आए हैं। जब दोनों के आने का प्रोसेस सेम है तो एक को आप फ़ायदा दे रहे हैं, दूसरे को आप कहने बाहर रखो। देखिए सर, सियासी लोग चाहे कोई भी सरकार है, ये कभी नहीं चाहते ये क्राइटेरिया पहले अपने लिए सेट करें कि एक MLA MP वो ग्रेजुएट होना चाहिए।
वो जेल में होता है, वहां से इलेक्शन लड़ता है। वो अनपढ़ा होता है, वहां से इलेक्शन लड़ता है। उसने मर्डर किया, इलेक्शन लड़ता है। और जहां अगर हमारा कोई टीचर थोड़ी सी गलती कर लेगा, उसको सस्पेंड कर देंगे। अगर हमारी सैलरी 5 महीने की किसी ने रोका, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं तो कहूंगा उन लोगों को अंदर ठोकना चाहिए जिन्होंने हमारी सैलरी रोकी है। हमारा अगर एक टीचर कहीं बच्चे को सामान दिया, पकड़ा गया, रास्ते में फोटो चढ़ा दिया किसी ने, वो सस्पेंड हो जाएगा। खबर पहुंची मंत्री साहब के पास या किसी एडवाइजर के पास, किसी डायरेक्टर के पास कि भाई टीचर ने, मैडम ने बच्चे को पर्स दिया अपना, तो वो टीचर सस्पेंड। अगर एक टीचर की सैलरी 5 महीनों से बंद है तो उस बंदे को भी अंदर ठोकना चाहिए ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जहाँ हमें जहाँ लगता है नहीं कोर्ट बड़ी है, अदालत बड़ी है, जहाँ सरकार बड़ी है, कोई जहाँ पता नहीं चलता हमें। और जो सियासी लोग हैं ये अपने फायदे के लिए अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जनरल लाइन वर्सेस आरईटी। हमारा इतना अच्छा भाईचारा, इतना अच्छा पीस था जम्मू के अंदर मुलाजमों में, लेकिन सरकारों ने इसका सत्यानाश कर दिया, लड़ाया हमें। और अब आरईटी की जो जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम, उसके अंदर भी इन्होंने, मुझे लगता है इनकी साजिश है इसको डिस्टर्ब करने की। क्योंकि हमने गाँव के अंदर उस बच्चे को शिक्षा दी है जहाँ एक मवेशी नहीं जाता था, जहाँ जाने से डरते थे लोग, वहाँ भी हमने बच्चे को तैयार किया। आज अगर कभी मेरे भाई आप अगर गांव में जाओगे ना, कभी बच्चे को इंग्लिश में भी थोड़ी बात करना, वो किसने पढ़ाया? आरईटी लोगों ने, हमने पढ़ाया। हमने वहाँ पे शिक्षा दी। आप कभी डोडा के पहाड़ों में, रियासी के पहाड़ों में, रजौरी, पुंछ वाली साइड वहाँ चले जाओगे, जहाँ का बच्चा आज से 10 साल पहले 5वीं 8वीं नहीं मिलता था, बड़े आज उस गाँव के अंदर 10th 12th वहाँ से बच्चे जम्मू में आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो लिहाजा ये मुझे लगता है कि सरकार की साजिश है कि ये फोरम और हमारी फोरम, फर्स्ट वी आर कमिटेड टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन। हमारा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा थोड़ी है जो सड़कों में, मीडिया में आना। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इस तरह का है जिस मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस नहीं करा, क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना जो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बड़े सारे कन्फ्यूजन जो है वो बता दिए कि सरकार कितनी परेशान है इन कानूनों को लेकर, क्या आपको नहीं लगता क्योंकि आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेटिव नहीं है, कम से कम जब रहबर तालीम अपने 5 साल पूरे करता है या मान लीजिए 7 साल या 10 साल पूरे कर लेता है, कम से कम उसके बाद उसको कुछ और बेनिफिट्स देने के लिए किसी एक एग्ज़ाम के माध्यम से तो गुजरना चाहिए? या आपको लगता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अब रिक्रूट होकर आ गए, वो सरकार की गलती है, हमें क्यों रिक्रूट किया? फिर सर हमारा जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम मैंने कहा 5 साल का जो रहा, हमने 1500 रुपये पे दिए। आप सोचो ना, एक टीचर, हम स्कूल में जाते हैं, हम भी वही लेसन पढ़ा रहे हैं जैसे एनर्जी का, और एक जो SSRB के थ्रू आप वो भी पढ़ाने का तरीका सेम है। हमें फिर 5 साल 1500 क्यों देना है? हमें 5 साल 1500 दिया पहले, फिर हमने संघर्ष किया 3000 दिया, और वही सीनियर टीचर उसको 17,000 रुपया मिल रहा है। ज्यादा सब जो SSRB के थ्रू आ रहे हैं इनका भी 1500 रखो, अगर इनका भी 1500 रखो 5 साल, इनका भी कोई एग्जाम लो, फिर हमारा भी ले लो। हमारा जो सबसे बड़ा एग्जाम 5 साल जो हमने अपनी जवानी के बेकार किए, मेंटली भी उससे डिस्टर्ब होता है इंसान, ना वो शादी कर पाता है, ना रिश्तेदारों के घर जा पाता है, क्योंकि तनहाई 1500 का क्या देना है। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल लगाते हैं, वो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल का फॉर्म भर रहे होते हैं बड़े प्यार से भरते हैं और लिख के मान भी लेते हैं जी हाँ हम कॉन्ट्रैक्चुअल 9 महीना रहेंगे। उसके बाद उनके पिताजी हों, माताजी हों, रिश्तेदार हों, वो उनको और 9 महीना कंटिन्यू करवा लेते हैं। फिर कॉलेज वाले नीचे अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं करते कि जी हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी है, वो वैकेंसी भी दबी की दबी रहती है और ऐसे सालों गुजर जाते हैं। पहले मान करके हम कॉन्ट्रैक्चुअल रहने के लिए तैयार हैं, 5 साल बाद 6 साल बाद वो लोग भी सड़क पे आते हैं जी हमें परमानेंट करो, हमें भी रेगुलराइज करो, हम कॉलेज एजुकेशन में अपने इतने साल गुजार चुके, आपने हमें तब क्यों नहीं निकाला? तो आपसे ही समझना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि फितरतन हम लोगों को ब्लैकमेल करने की आदत पड़ चुकी है रियासत जम्मू कश्मीर में, चाहे हम पॉलिटिशियन हों, हम पुलिस वाले हों, हम कोई भी हों, हमको फितरतन आदत है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जिसमें क्लियर कट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उस चीज़ को पहले मानते हैं, बाद में हम लंबे चौड़े अरसे तक एक जगह रहते हैं, फिर सड़क पे आ जाते हैं जी हमको रेगुलराइज कर दो। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार खुद इन तमाम चीज़ों को जो है अलाउ करती है और बाद में रोना रोती है जी कि ये लोग हमसे तो हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा इसको लेकर कि जो कोई पढ़ा लिखा है उसके लिए कंसोलिडेटेड कंट्रैक्चुअल डेली वेजर ये शब्द खत्म होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा है, हमारा एक लेक्चरर हमारा साथी उसने भी MSc की है, आप उसको दे रहे हो 1 लाख रुपए तनख्वाह, एक नौजवान पढ़ा लिखा उसको कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों लगाना? उसको भी SSRB के थ्रू लगाना। कंट्रैक्ट कंसोलिडेटेड डेली वेजर ये शब्द खत्म होने चाहिए। क्या आप मानेंगे कि इसकी वजह यह है कि सरकार को खुद मालूम है कि जो इनकी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो SSRB है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ये कम टाइम के अंदर ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर सके? क्योंकि आप लोग जो लोग रिक्रूट हुए हैं, आपकी तादाद भी 55,000 60,000 के करीब है। अगर 60,000 लोग 18 साल में रिक्रूट हो सके
तो ये 60,000 टीचर SSRB के जरिए कितने सालों में रिक्रूट होते हैं? देखिए बेसिकली मैंने आपको ये कहा कि जो इनका तरीका है, लगाने का तरीका जो है, ये जानबूझ के लगाते हैं। किसी को 2,000 रुपया दे के, किसी को 6,000, किसी को 10,000, ताकि ये 4 महीने काम करें, फिर इनकी सैलरी नहीं दे, फिर ये सड़कों में रहें। तो ये एक सियासी नज़ारा जो है ना, ये कभी NC वाले बनाएंगे जनाब, ये PDP वालों ने किया, फिर उनकी सरकार होगी दूसरा बनाएगी। तो ये आपस की इनकी रंजिश में हम जो यानी आप इनका पक्का वोट बैंक है, वो इनका पिस रहे हैं ना हम लोग, लेकिन आप लोग भी पक्का वोट बैंक है। मुलाजम जम्मू कश्मीर का पूरा समझ चुका है, पिछली सरकारों को भी, इनको भी। और मुलाजम एम्प्लॉइज जो होते हैं ये बैकबोन होते हैं सोसाइटी के, चाहे वो आप देखो इस समय चाहे बिजली के अंदर है, चाहे PHE के अंदर है, चाहे फॉरेस्ट के अंदर है। एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि हमें सैलरी मौके पे मिल रही है। और इनकी स्कीमें इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मुलाजिम ही कर रहे हैं ना। तो लिहाजा मुलाजिम पूरी इनकी पॉलिसी समझ चुका है और आने वाले टाइम में इनको पता लगेगा मुलाजिम का क्या रोल होता है। आज अगर जम्मू कश्मीर के किसी भी सेक्टर में आप ले लो, हेल्थ में ले लो, एजुकेशन में ले लो, PHE में ले लो, किसी में भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट होती है, अगर कोई PHE में हमारा कोई पहाड़ों में लड़का हमारा कोई नलका लगाता है बेचारा पाइप, उसको देते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया। यार उसने ट्रेनिंग की है, आप उसको डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते? कोई MLA कंट्रैक्ट होता है, कभी कोई DC कंट्रैक्ट होता है, कोई तहसीलदार कंट्रैक्ट होता है, इनको भी लाओ। MLA भी बना दो कंट्रैक्ट पे, मिनिस्टर बना दो, सरकार भी बना दो। अपने लिए देखो इन्होंने तनख्वाह बढ़ानी हो, अपनी पेंशन बढ़ानी हो, दो साल MLA रहे थे, इनकी पेंशन लगा दी और हमारी पेंशन बंद कर दी। ये 2 साल MLA रहे सिर्फ, और वो भी लॉटरी के जरिए बने बेचारे सारे, और इनको पेंशन लगा दी 70,000, 80,000 इनकी पेंशन, अलाउंसेस पूरे। और जो मुलाजम 30 साल नौकरी देगा, 30 साल बेचारा उसको सैलरी कभी टाइम की नहीं मिलेगी। जब वो बूढ़ा होगा तो उसको बोलेंगे भाई तेरे को पेंशन नहीं है। लिहाजा सियासी लोग जहां जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के मुलाजम समझ चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के मुलाजम की तरफ से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सरकारों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कि आप जब इलेक्शन में आते हो मुलाजमों के लिए अपना एजेंडा रखिए कि कंसोलिडेटेड, कंट्रेक्चुअल, डेली वेजर्स, अड़ाग ये शब्द खत्म कीजिए, और हर एक सेक्टर में मुलाजम जो है वो परमानेंट लगना चाहिए।